हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। भारतीय इतिहास हम तीनों इकाइयाँ कवर कर चुके हैं। आज हम राजनीति में पांचवी इकाई है, उसमें भारतीय संविधान, उसकी विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, इनसे संबंधित पांचवी इकाई है। उसमें से मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा भारतीय संविधान, उद्देशिका, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में। तो ध्यान से समझना प्लीज़। दोस्तों, सबसे पहले तो हम संविधान का अर्थ ही समझ लेते हैं। संविधान एक कानूनी प्रलेख होता है जिसमें किसी देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। देश की पूरी शासन व्यवस्था, उसका उल्लेख संविधान के अंदर किया जाता है। और भारतीय संविधान है, इसका घटनाक्रम किस प्रकार से चला, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान बनाने के लिए भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ, लेकिन 1928 में एक बार गवर्नर जनरल ने भारतीयों को कहा था कि चलो हम मान लेते हैं कि आप आज़ाद होना चाहते हो, लेकिन आज़ाद होने के बाद सबसे पहले आपकी समस्या आएगी कि आप शासन किस प्रकार से चलाओगे। तो इसके लिए आपको एक संविधान की आवश्यकता है। तो उस चैलेंज को, और वो संविधान आप बना नहीं सकते, तो उस चैलेंज को स्वीकार किया था भारतीयों ने। और उस समय जवाहरलाल जी नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक 1928 में रूपरेखा पेश की थी संविधान की। तब से लेकर आगे 1935 में एक और बड़ा रूप आया। फिर इसी विषय पर कैबिनेट मिशन ने 1946 में प्रस्ताव दिया था। उसके आधार पर भारत आज़ाद होने के बाद में देश में शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, उसके लिए ये संविधान तैयार किया गया। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया कि संविधान हमें किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले क्या कार्य हुआ? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 से लेकर, डेट याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। देखो, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय होता है। ये इतना समय लगा था भारतीय संविधान बनने में। और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कब है? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने इसे अंगीकृत कर लिया और उसी दिन ये बनकर तैयार हुआ। तो किस दिन बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा ने इसे अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ये शब्द हैं, इन शब्दों से ही प्रश्न पूछते हैं। प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ और 11वां अधिवेशन 24 से 26 नवंबर 1949 को। तो 9 दिसंबर से 14 नवंबर 26 नवंबर तक 2 वर्ष 11 माह है, 18 दिन लगे थे। और 11वां अधिवेशन उस 26 नवंबर को ही समाप्त हुआ। तो 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच 1949 है ये। इतना समय लगा। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उसमें कौन कौन थे, उसके अंग, उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, अभी पढ़ा हमने। और अंतिम बैठक
जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। उससे ठीक 2 दिन पहले एक बार पुनः अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो उसमें संशोधन के लिए 24 जनवरी को अंतिम बैठक बुलाई गई थी। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो 9 दिसंबर को पहले दिन ही बनाए गए थे, कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद दूसरी, ये तो पहली बैठक थी, दूसरी बैठक और बुलाई गई 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली बैठक, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक बुलाई गई, उसमें अध्यक्ष बनाए गए, और वो स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए संविधान सभा के? एस.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचार्य। ये रीट में पूछा हुआ प्रश्न भी है दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? एस.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचार्य। ये कृष्णमाचार्य राजस्थान से बिलोंग करते थे। तृतीय बैठक, तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को हुई। 9-2-11, 11-2-13, इस प्रकार एक एक दिन छोड़कर 3 बैठक लगातार हो चुकी हैं। ये तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये भी बहुत बार पूछा गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सीधे याद करने वाले प्रश्न है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, हमारे भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था? हमें गौरवान्वित होना चाहिए राजस्थान वालों को, क्योंकि राजस्थान के दौसा जिले में आलूदा गांव है, वहाँ पर राष्ट्रीय झंडे को बनाया गया था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक भी हमने चर्चा की 24 जनवरी को, और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देश भर में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उस दिन हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उसी स्मृति को ताज़ा करने के लिए ये 26 जनवरी निर्धारित की थी डेट, कि 26 जनवरी आने दो, उस दिन संविधान लागू करेंगे। संसद के दोनों सदनों का पहली बार गठन कब हुआ? दोनों सदन समझते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। इन दोनों सदनों का पहली बार गठन कब हुआ? 1952 में। अन्य भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमारा मुख्य बिंदु है हमारे सिलेबस में, तो विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं विशेषताएं क्या है। नंबर 1, सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है तथा निर्मित है। इसका निर्माण किया गया है और जो भी दिमाग में उपजा वो लिखा गया, लिखित है और निर्मित भी है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे कोई भी मामला आ जाए तो सबसे अंत में अंतिम निर्णय संविधान के अनुसार किया जाएगा, अर्थात संविधान का निर्णय मानना ही पड़ेगा। संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो संविधान की सर्वोच्चता है, चाहे कोई कितना भी कुछ तानाशाही क्यों ना हो जाए, उसे संविधान को मानना ही पड़ेगा। तो इस संविधान की सर्वोच्चता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, लोकतंत्र, लोक अर्थात है लोग। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है हम आगे समझेंगे। एकल नागरिकता, कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता, हमारा एक ही वोट का अधिकार है, एक सिर्फ भारत के नागरिक हैं।
ये नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं और राजस्थान के भी नागरिक हैं, ऐसे अलग अलग नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता है। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदों के आधार पर शासन चलता है। संसद के आधार पर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, यहाँ के जो भी निवासी हैं उनके मूल अधिकार भी हैं, उनके मूल कर्तव्य भी हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, ये सारी विशेषताओं में ही आते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघात्मक, भारतीय संविधान संघात्मक है तथा एकल शासन प्रणाली का इसमें समन्वय। संघात्मक है, राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो संघात्मक प्रणाली होती है। एकल शासन प्रणाली, ऊपर से नीचे तक प्रणाली एकल है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें आवश्यकता होने पर संशोधन भी किया जा सकता है और इसके निर्णय कठोर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना स्वतंत्र अलग है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका होते हैं, तो उनमें न्यायपालिका ये एक स्वतंत्र निकाय है। न्यायिक पुनरावलोकन, जो भी कोई न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब पुनः अवलोकन करना। किसी हाईकोर्ट में निर्णय, वो उस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, वहाँ पुनः उनका अवलोकन किया जाने से संबंधित है। इसी प्रकार एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, ये सारी की सारी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है। प्रजा, जनता का, प्रजा अर्थात जनता पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। प्रजातांत्रिक पद्धति का मतलब होता है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। हम वोट डालते हैं ना, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाएंगे। यह एक स्वतंत्र, एकीकृत, निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया था दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन बताइए। जो हमने पीछे विशेषताएं पढ़ी हैं, 3 तो उनमें से आ गई और एक ये लिख दिया कि भारतीय संविधान में नागरिकों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये नहीं है। रोजगार की सुरक्षा का प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में। मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान की बात है। जब भारत गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, तब भारत क्या हुआ, गणतंत्र बना। उस दिन इसमें एक प्रस्तावना थी जिसे उद्देशिका भी बोलते हैं, और ये भी हमारा सिलेबस में टॉपिक है। 395 अनुच्छेद थे, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। इतना बड़ा भारतीय संविधान था, 395 अनुच्छेद बहुत होते हैं। आज कितने, वो तो मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को थे। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं। इतने पहले थे, भाग 22 हैं, पहले भी 22 थे, लेकिन अनुसूचियाँ पहले 8 थी, आज 12 हैं। 11वीं 12वीं अनुसूची के बारे में हम हमेशा पढ़ते ही हैं, पंचायती राज वाली, नगर निगम। तो ये प्रस्तावना एक है, लेकिन एक बार इसमें संशोधन हो चुका था। प्रस्तावना एक ही पहले थी, एक ही आज है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है इसमें। वो क्या है आगे पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद पहले थे, 395 अनुच्छेद अब हैं, लेकिन इसमें कई बार उप विभाजन कर दिया जाता है अनुच्छेद का। किस प्रकार है? जैसे अनुच्छेद 21 है, इस प्रकार अनुच्छेद कुल 395 बने हैं, तो 21 की जगह
अगर कोई नया संशोधन करके कोई नया पहलू 21 में जोड़ना चाहते हैं 21 के बाद, तो वो 21 कै लिख दिया, तो अनुच्छेद तो नया हो गया, लेकिन वो गिनती में 21 उसी में आती है। तो ये 395 अनुच्छेद वही है। हाँ, लाइनें और ज़्यादा हो गई, कोई 51 कै जुड़ गया, 21 कै जुड़ गया, इस प्रकार से जुड़ते जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं जो बता रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। प्रस्तावना, अभी चर्चा कर रहे थे ना, ये सबसे पहले प्रस्तावना शब्द आया, ये हमारे सिलेबस में उद्देशिका नाम से, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। ये हम जब दूसरी क्लास में, 5वीं क्लास में, जिस भी क्लास में पढ़ते थे, तो सबसे पहले हम पुस्तक का पहला पाठ निकालते थे, उस पर सबसे पहले यही लिखा होता था प्रस्तावना, कि आखिर इस किताब में है क्या, उस पूरी किताब का सार उस पहले पेज में होता था। तो उसी से संबंधित समझ लो, ये लिखित तारीख इसकी क्या है, 26 नवंबर 1949 को लिखी गई प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है। पूरा संविधान है, संविधान के 395 अनुच्छेद है, उसकी पूरी की पूरी बुक जो भी है, इस बुक में पहला पृष्ठ है वो प्रस्तावना का है। प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना क्या है, पूरे संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग भी है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें जो लिखा है उसके बारे में अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, न्यायालय में। तो प्रस्तावना से संबंधित कोई भी मामला लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता, इस प्रकार ये गैर न्यायिक है। प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द हैं। तो इनसे इन शब्दों को लेकर पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है। हम भारत के लोग, इसका मतलब होता है भारत की जनता सर्वोच्च है, जनता संप्रभु है। संप्रभु का मतलब क्या होता है ये भी आगे बताएंगे। शासन करने की अंतिम शक्ति जनता के पास है। हम भारत के लोग का मतलब है पूरा का पूरा मामला, प्रस्तावना शुरू होती है वहाँ से लेकर अंत तक जो भी लिखा गया है वो हम भारत के लोगों के लिए लिखा गया है। वो सारे के सारे यानी पूरा संविधान लोगों का। तो भारत की जनता सर्वोच्च है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, भारत की जनता सर्वोच्च है, यही है इसका मतलब। जनता संप्रभु है, शासन करने की अंतिम शक्ति जनता के पास है। संप्रभु का अर्थ होता है जनता राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, यानी सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों में है। अगर कोई तानाशाह बनना चाहता है और वोट पड़ते हैं तो जनता उसे हटा भी सकती है। तो इसका मतलब सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास, और वो भी किस प्रकार है, वोट के माध्यम से। समाजवादी, यह शब्द भी बहुत बार पूछा गया। समाजवादी का मतलब होता है समाज का दायित्व, समानता का आधार, समाज में जन कल्याण। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं, किसी भी धर्म को पंथ निरपेक्ष कोई खुद का धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, ये पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द भी आता है, इसका मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों का शासन, लोगों द्वारा लोगों का शासन। लोकतंत्र के साथ गणतंत्र का प्रभुत्व, इसमें भी समझ में नहीं आए तो राष्ट्र का प्रधान जनता के द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। चाहे किसी भी तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों का शासन। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो ये लाइन समझ लो, लोकतंत्र
के साथ गणतंत्र का प्रभुत्व हो। ये लाइन भी समझ में न आए तो ऐसे समझ लो, राष्ट्र का प्रधान जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अगर ये भी समझ में न आए तो प्रजातंत्र को अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार भी समझाया था, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये परिभाषा दी थी किसने? अब्राहम लिंकन ने। जनता के लिए जनता द्वारा शासन। जनता का है शासन, किसका? जनता का। और जनता के लिए है शासन। बना किसके लिए? जनता के लिए बनाया, जनता में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और बनाया किसने? जनता ने। तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यही क्या है? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। न्याय कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन में संशोधन बार बार हुए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए थे जो मूल संविधान में नहीं थे। वो पहले नहीं थे, 1976 में जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के बारे में हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। अखंडता का मतलब खंड नहीं, टुकड़े नहीं, देश के टुकड़े नहीं होना। अखंड, खंड का टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा होना, अखंड का मतलब टुकड़ा नहीं होना। तो देश को बंटने नहीं देना। सार्वभौमवाद 1994 में आया था। उसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में स्वीकार कर लिया गया, मूल ढांचे का अंग स्वीकार कर लिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब आया? 1973 में। ये सन पूछते हैं बहुत बार। इसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया कि प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग तो स्वीकार कर लिया गया तथा यह माना गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। हम विशेषताओं में पढ़ के आए थे ना अभी। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो भी 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे नए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इमरजेंसी भी लागू हुई थी उस समय। तो वो एक बार ही परिवर्तन हुआ है। आगे 44वां संविधान संशोधन, देश में सरकार पलटी, जनता ने तख्ता पलट कर दिया, मोरारजी देसाई की सरकार आई और 44वें संविधान संशोधन में पुनः एक नए रूप से, प्रस्तावना में नहीं लेकिन मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया? के.एम. मुंशी ने। यह भी बहुत बार पूछा गया है। राजनीतिक कुंडली मुंशी साहब देखते हैं, ऐसे याद कर लो। जबकि संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा बताया प्रस्तावना को, या संविधान का हृदय बताया प्रस्तावना को। जबकि क्या मौलिक अधिकारों की मूल अधिकार है। चलो इसके बारे में देखते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। अम्बेडकर ने कहा था 32वें अनुच्छेद के बारे में। तो संविधान के भाग 3 है। संविधान के भाग 3 है? नहीं, संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये संविधान का भाग 3 है। इसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान का 3 भाग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। अतः भाग 3 में उल्लेखित अधिकार ही मूल अधिकार कहलाते हैं। अगर कोई अनुच्छेद 38 है तो वो मूल अधिकार में नहीं आएगा। मूल संविधान में 7 जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार मान्य है।
मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और वो 31 नंबर अनुच्छेद था, उसको 31 नंबर को हटाकर उसे अनुच्छेद 300 में दर्ज कर दिया गया। अनुच्छेद 300 जो एक कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, कब? 1978 से पहले, लेकिन 1978 के बाद यह कानूनी अधिकार हो गया है। मूल अधिकारों का विश्लेषण हम करते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, क्या? समानता का अधिकार। और उसके बाद जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद हैं, इनके बारे में थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो 14 में क्या है, एक बार सरसरी तौर पर हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। विधि के समक्ष समानता। विधि होता है कानूनी प्रक्रिया, विधि की पढ़ाई, यानी वकील बनता है वो विधि की पढ़ाई समझ लो। तो वो वकील वाला मामला विधि। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान, ये क्या है? 5 हैं। धर्म मूलवंश 2, जाति 3, लिंग 4 और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव न हो। ध्यान रखना ये 5 शब्द। तो इसमें विधि हमने शब्द पकड़ा, इसमें धर्म शब्द ले लो एक बार। अवसर की समानता, अवसर है यानी अगर हम सर्विस लगना चाहते हैं, हम रीट पेपर क्लियर करना चाहते हैं या अन्य कोई, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अवसरों की समानता होनी चाहिए, समानता पर आधारित भर्ती होनी चाहिए। लोक नियोजन में, लोक हित में। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। छुआछूत, पुराने समय में कुछ जाति अपने आप को अगाड़ी समझती थी और कुछ जातियों को पछाड़ी समझा जाता था। और पछाड़ी जातियों का कोई व्यक्ति अगर अगाड़ी जाति के किसी व्यक्ति का हाथ लगा देता था तो उसका हाथ, वो व्यक्ति था अगाड़ी जाति या अग्रिम जाति, उच्च जाति का, वो अपने आप को स्नान करके शुद्ध होता था कि मैं क्या हो गया, छूत जाति समझी जाती थी नीचे जाति को। तो उसके द्वारा हाथ लगाने पर वो अग्रिम जाति का, उच्च जाति का जो व्यक्ति था वो अपने आप को इस प्रकार समझता था कि मैं समाज में बैठने लायक नहीं रहा, और वो अपना शुद्धिकरण करके फिर ही अपने समाज में वापस बैठता था। तो इस प्रकार समानता नहीं थी, उसको हम अस्पृश्यता बोलते हैं। इसका अंत होना चाहिए। ये 14 से लेकर 18 तक सिर्फ समानता पर आधारित है, चाहे कोई भी शब्द आया है। उपाधियों का अंत, पहले बड़े बड़े लोग होते उनको उपाधियाँ दी जाती थी, उनका भी अंत होना चाहिए। तो ये समानता। इसमें आगे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें और देखें मैं ट्रिक बता दूंगा, वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक का मतलब होता है बोलना, व्यक्ति अपने हाव भाव प्रकट करना, बोल कर या कैसे भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन, यानी किसी प्रकार का युद्ध से संबंधित नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए। संघ अथवा संगम अथवा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत के भीतर अबाध भ्रमण, यानी बिना किसी रोक टोक के भ्रमण या घूमना। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और छठी
वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी अपना धंधा करो। तो इस प्रकार ये 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। फिर आता है अनुच्छेद 20, अपराध, दोष सिद्धि संबंधित संरक्षण। अगर किसी ने अपराध कर दिया है और दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो उसका संरक्षण होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को अपने व्यक्तिगत द्वेषों की वजह से अपराधी घोषित कर दिया जाए और उसको दंडित किया जाए। नहीं, उसमें संरक्षण होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण ले लिए जाते थे, यानी दैहिक मनुष्य के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है। ये बाद में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। RTE वाला ये पार्ट आगे आएगा हमारे, बहुत मनोविज्ञान में भी आएगा, शिक्षण विधियों में भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के 86वां संशोधन है, 2002 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। हमेशा किसी के कहने पर गिरफ्तार कर लिया नहीं, उसमें भी कोई संरक्षण की आवश्यकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण होता देखा जाए तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए। अनुच्छेद 23-24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में कौन सा? मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम, जबकि 24 में बाल श्रम। दोनों में श्रम करवाया जा रहा है। ये तो है, जरूरी नहीं है कोई बालक को ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। बिना बेगार का मतलब होता है उसको मेहनताना देना नहीं, फ्री में उससे काम करवाना। मानव दुर्व्यापार हम पहले होता था और हो सकता है आज भी कहीं हो, हम सुनते तो हैं कई बार कि एक लड़की को बेच दिया, एक बच्चे को बेच दिया, किसी दूसरे मानव के साथ विवाह कर दिया पैसे लेकर, या किसी बच्चे को बेच दिया किसी दूसरी फैक्ट्री वालों के पास। तो ये दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार है। इसको रोकना, बेगार, बिना पैसे के, बिना मेहनताना दिए काम करवाना, और बलात्, मारपीट कर ज़बरदस्त किसी से काम करवाना। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसमें। जबकि ये बाल श्रम निषेध है। बाल श्रम जो आयु निर्धारित की गई उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना। ये 23 से ऐसे याद रखना। इसमें बाल है और इसमें बलात्। ये तो है बलात् और ये है बाल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28। इसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, अनुच्छेद 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय के से संरक्षण है, और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अंतःकरण ये शब्द है, ये क्या है आगे पढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, सबसे पहले अंतःकरण दिमाग में, फिर धर्म से संबंधित प्रबंध करना, फिर उसके विकास हेतु करों के संदाय से संरक्षण लेना, फिर धार्मिक या कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसका निषेध करना। ये 25, 26, 27, 28 4 ये हैं धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। फिर है पिछड़े वर्गों के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति जो समाप्त होने जा रही है उसके संरक्षण के लिए ये धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार। सबसे पहले संरक्षण कीजिए और फिर संस्थाओं की, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कीजिए। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। ये कुल मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 तक।
ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर आता है, हाँ, अनुच्छेद 25 में आया था अंतःकरण। इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा विस्तार से हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। किसी भी धर्म के पालन, आचरण या अभ्यास या प्रचार की स्वतंत्रता, यही अंतःकरण होता है। किसी धर्म का पालन करना, उस पर आचरण करना और प्रचार करना, इसमें पंथ निरपेक्षता का भाव है, कट्टरता नहीं है, पंथ निरपेक्षता का भाव है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद में आता है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये अनुच्छेद 25 में आता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये स्वतंत्रता आती है, अनुच्छेद 25 में। हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे से टोपी उतरवा लेते हैं, लेकिन सरदारों से पगड़ी नहीं उतरवाते हैं ना, तो वही स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 17 की अनुपालना में संसद ने अनुच्छेद 35 की शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विधियां बनाई। अनुच्छेद 17 क्या था? अस्पृश्यता का अंत है। ये 16-17 अच्छी तरह से याद कर लेना। 16 में अवसरों की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है ये, और 19 में 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ये संसद ने बनाया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया? 1976 में। ये वर्ष पूछते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब है? 1955 में। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब है? 1976 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC/ST के अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं, कब बनाया गया? 1989 में। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रेट करीब करीब सभी परीक्षाओं में ये पूछा हुआ प्रश्न लगता है मेरे को। अनुच्छेद 17 स्वतः लागू नहीं होता है, अपने आप लागू नहीं होता है। अस्पृश्यता का अंत है वो, क्योंकि इस अनुच्छेद में न तो अस्पृश्यता के आचरण को परिभाषित किया गया है। अस्पृश्यता का आचरण क्या है, किस प्रकार की अस्पृश्यता होती है, उसके बारे में पूरी विस्तार से परिभाषा नहीं दी गई है, और न ही इस हेतु दंड का कोई निर्धारण है, दंड भी नहीं दिया जाता। इसका निर्धारण करने के लिए संसद अब काम करती है। कुछ अनुच्छेद 35 में एक शक्ति दी गई है संसद को, उसका प्रयोग करते हुए ये संशोधन करती है। कोई इस अस्पृश्यता के बारे में कोई निर्णय देती है संसद। कुछ संशोधन हुए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सबसे व्यापक है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 44वां संविधान 1978 में हुआ। मोरारजी देसाई उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू हुआ। दल बदल के प्रावधान संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कुल अनुसूची 8 थी ना मूल संविधान में, ये देखो 10वीं जोड़ दी गई है। दल बदल यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे लोग, उनको बंद करने के लिए 1985 में। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। ये क्यों? मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, आज हम वोट गिरने जा रहे हैं, 18 वर्ष का हो गया उसका वोट, उसकी वोटर ID बन जाती है। तो अब 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। वो कब? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी प्रकार 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसी के तहत संसद ने RTE एक्ट 2009 पारित किया। संसद ने कब? 2009 में पारित किया। और लागू कब हुआ पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट 2009 लागू। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। मूल कर्तव्य, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ से ली गई है दोस्तों। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने?
मूल संविधान में 10 थे, लेकिन मूल संविधान में थे ही नहीं, बाद में जोड़े गए और कितने 10 अब 11 हैं। किस प्रकार से हैं चर्चा कर लेते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। आगे ना, ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, उसमें सरदार सवर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार सवर्ण सिंह समिति थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और उस 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया 1976 में। अब 86वां संविधान संशोधन होता है, ये तो 42वां और ये 86वां, ये 2002 में होता है। इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अब ये मूल कर्तव्य, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 11वां मूल कर्तव्य ये बच्चे से संबंधित नहीं है, ये माता पिता से संबंधित है, संरक्षक से संबंधित है कि बच्चे को स्कूल में भेजिए। ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें। प्रत्येक नागरिक के लिए है, प्रत्येक नागरिक के, देश का हर नागरिक है, उसके लिए बताया गया है। संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय, उनको अपने अंदर संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे एक क्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें, मेन बात यही है। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव होते हैं उनसे परे हो, यानी ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यानी स्त्रियों को भी पुरुषों के समान दर्जा होना चाहिए। छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति अपनी प्राचीन उनकी। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें, उनका समर्थन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये 7वां मूल कर्तव्य है। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन, मानवता का परिचय दें और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए तत्पर रहें और हमेशा सुधार के लिए तत्पर रहें। ये मूल कर्तव्य 8वां है। सार्वजनिक संपत्ति, यानी जो सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, किसी प्रकार की हिंसा में लिप्त न हों। ये 9वां। 10वें में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और 11वां तथा अंतिम, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी जो भी बच्चा है, बालक या बालिका, अपने संरक्षण में, चाहे आप उसके माता पिता हैं या संरक्षक हैं, जो भी हैं, तो उस बच्चे की 6 से 14 वर्ष की अगर आयु है तो उसे शिक्षा के लिए स्कूल भेजिए, किसी प्रकार से व्यवस्था कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, मैं ट्रिक बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाऊँगा। वैसे 2 मिनट लगते हैं, बता भी दूँ शायद ठीक रहेगा। चलो कोशिश करता हूँ
जल्दी जल्दी बता देंगे। जो मौलिक अधिकार वाली थी वो तो बता ही देता हूँ। देखिए अपना मौलिक अधिकार वाला पार्ट है। हाँ, ये 2014 विधि के समक्ष समानता। सबसे पहले तो ये देखो, समानता है 14 से 18 तक। समानता हेतु विद साथ लो, विद द विद होता है ना, WITH विद, विद माने साथ होता है, ऐसे याद रख लो, विद साथ लो। लो को ऐसे 2 मात्रा लगा देना, इसका मतलब होता है LAU, ऐसे ही तो होता है लो। समानता के लिए, समानता हेतु साथ लो, हर किसी को अपने साथ लो। समानता के लिए अपने साथ लो, विद लो। यहाँ में आपको याद रखना है, साथ ले लो हर किसी को समानता के लिए। तो विद, वी से विधि के समक्ष समानता। ध से धर्म याद रख लो, ये विधि, ये धर्म। लो, ये अंग्रेजी वाले शब्द देखो। एल से लोक नियोजन में समानता, यानी अवसर की समानता। एल से लोक। ए अस्पृश्यता का अंत। यू उपाधियाँ, यू से उपाधियाँ, ए से अस्पृश्यता और एल से लोक नियोजन। मेरे ख्याल से 2-4 बार पढ़ोगे तो समानता के लिए सबको साथ लो, बस यही है। समानता के लिए सबको साथ लो भाई, भेदभाव न करें, समानता के लिए सबको साथ लो। लो को आप LAU लिखना। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक ये हैं। बोलने के लिए सम्मेलन में जाओ। 6 स्वतंत्रता है ना, ये वाक बोलना, बोलने के लिए यानी वाक्य में व्यक्ति बोलने के लिए सम्मेलन में जाओ, बोलने के लिए सम्मेलन में जाओ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इनके बारे में थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई आपको 1-2 मिनट का एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें बताऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर किसी प्रकार की कमी लगती है, कोई अच्छाई लगती है तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छा दोस्तों, जय हिंद।